हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक अर्थशास्त्र का पार्ट 2 समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उसका अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुवैकल्पिक प्रश्न। स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा कि स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि स्टॉक में किसको शामिल करेंगे। तो मुद्रा की मात्रा को, धन को, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा को, या उपर्युक्त सभी को। तो स्टॉक में सभी आ जाएंगे, उपर्युक्त सभी। दूसरा है परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो परिवार फर्मों को भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, तो मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है? टीवी, मशीन, लकड़ी या कोयला। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मध्यवर्ती वस्तु है वह है लकड़ी, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु के थ्रू हम अन्य वस्तुओं का निर्माण और कर सकते हैं। बाकी वस्तुएं जो यहाँ दी हैं उनसे किसी और चीज का निर्माण नहीं कर सकते। तो उत्तर आएगा लकड़ी। नेक्स्ट है एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो एक देश में भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के जो मूल्य होते हैं उनका योग कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो कहलाती है। तो वर्तमान कीमतों के आधार पर जब जीडीपी की गणना की जाती है तो वह मौद्रिक जीडीपी कहलाती है, मौद्रिक जीडीपी। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। किसका मूल्य लिया जाता है? अंतिम वस्तु का मूल्य लिया जाता है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो है उसके जन्मदाता है ग्रेगरी किंग। दूसरा है उपभोक्ता वस्तुएं खालिस्तान उत्पादन होती हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पाद होती हैं। उपहार खालिस्तान आय है, उपहार हस्तांतरण आय होता है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, तो क्या निकल कर आएगा? निकल कर आएगा आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद। मतलब कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्यय विधि को खालिस्तान विधि भी कहा जाता है। तो व्यय विधि को उपभोग या विनियोग विधि भी कहा जाता है। कर्मचारियों को पारिश्रमिक की गणना खालिस्तान विधि में की जाती है। कर्मचारियों की जो पारिश्रमिक होती है, मतलब जो पेमेंट होती है, उसकी गणना उत्पाद विधि में की जाती है। प्रश्न नंबर 3 है सही अथवा गलत बताइए। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता। तो यह हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि सेवा को इकट्ठा करके कहाँ रख सकते हो, है ना। एक टीचर अपनी सेवा देता है, आपको पढ़ाता है, तो क्या आप उनकी सेवा को कलेक्ट करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, सत्य है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। तो लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती है, यह असत्य है। आर्थिक व अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है, सत्य है। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है, असत्य है। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, तो राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, यह असत्य है। प्रश्न नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो राष्ट्रीय पूंजी क्या कहलाएगा आपका? तो राष्ट्रीय पूंजी जो होगा वह एक स्टॉक होगा, ठीक। तो राष्ट्रीय पूंजी क्या हो जाएगा? एक स्टॉक होगा। फिर है स्वतंत्र वस्तु। स्वतंत्र वस्तु क्या है? तो स्वतंत्र वस्तु यहाँ पर है आपकी प्रकाश। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह होता है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था में क्या आएगा आपका? खुली अर्थव्यवस्था शेष विश्व से आर्थिक लेन देन। पूंजीगत वस्तुएं, तो पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा आपका, पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आपका आएगा बिजली। और मूल्य ह्रास पूंजी उपयोग से संबंधित होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
एक शब्द में उत्तर दीजिए। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहा जाता है। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम है, तो घिसावट व्यय का एक अन्य नाम मूल्य ह्रास है। जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष के लिए की जाती है। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? उत्पाद विधि का अन्य नाम है मूल्य वृद्धि विधि। प्रश्न नंबर 1 है जो 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय आय से आशय यहाँ देख लेते हैं। एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है, जिसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय किसी व्यक्ति की एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है? तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है या जीडीपी क्या होती है वह देख लेते हैं। किसी राष्ट्र से एक निश्चित समय अवधि में जिन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुओं को देख लेते हैं। तो अंतिम वस्तुओं का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उपभोक्ता एवं निवेशक द्वारा वस्तु के अंतिम प्रयोग के लिए उपलब्ध होती है, और मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म से एक कच्चे माल के रूप में अथवा पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि यदि एक फर्म में दूसरी फर्म से बिक्री के लिए कमीजें खरीदती है तब ये कमीजें मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। 5वां है उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं? जो वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती हैं उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि दूध, सब्जी, गेहूं, चावल आदि का जो उपभोग किया जाता है वह उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसी स्थिर परिसंपत्तियां जिनका बार बार प्रयोग होता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे मशीनें वगैरह हो गई है ना, तो मशीनें वगैरह क्या होंगी? प्लांट वगैरह हो गए, मशीनरी हो गई, आपकी भूमि वगैरह हो गई है ना, तो ये पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। इन्हें टिकाऊ उपभोग उत्पादक वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्लांट एवं मशीनरी। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक एक ऐसा चर है जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पर मापा जा सकता है। स्टॉक का समय की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, अपितु समय के विशेष बिंदु से होता है। यह एक स्थिर अवधारणा है। धन, पूंजी, संपत्ति आदि स्टॉक है। अब आपके कुछ मैथ हैं यहाँ पर, तो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है यहाँ पर जो 1000 करोड़ रुपए है। दूसरा है मूल्य ह्रास दिया है जो 200 रुपए करोड़ है। अप्रत्यक्ष कर 150 रुपए करोड़ और अनुदान दिया है यहाँ पर 250 करोड़। कहा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करना होगा। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी जो मार्केट प्राइस पर दिया गया है, तो उसमें से हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे और अप्रत्यक्ष कर को क्या करेंगे, उसे भी घटा देंगे और ग्रांट मतलब अनुदान को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी हमारा कितना दिया है? 1000 दिया हुआ है। मूल्य ह्रास कितना है? मूल्य ह्रास दिया हुआ है 200 और अप्रत्यक्ष कर आपका दिया हुआ है 150। ग्रांट यानी अनुदान आपका दिया हुआ है 250। तो क्या करेंगे इसमें आप 1000 में से ऋण 200 ऋण 150 पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। इन्हें आप जब जोड़ेंगे
इनको आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा आपका 200, 300, 350, 350 आ जाएगा। ठीक, अब ये 350 को घटा दीजिए 1000 से, तो 1000 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 650 मिलेगा। उस 650 में से आप 250 को जोड़ दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा 900। नेक्स्ट है आपका एनडीपी, मार्केट प्राइस की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर एनडीपी ज्ञात करना है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करना है, मतलब राष्ट्रीय आपका जो घरेलू उत्पाद है, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर उसकी गणना करनी है। यहाँ पर मदद दी है, करोड़ रुपए में दिया है। जीएनपी मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है 6000 मतलब 6000, मूल्यह्रास दिया है 500 और एनएफआईए का मतलब है यहाँ पर विदेशों से प्राप्त आय, तो यहाँ पर -100 में जा रही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा एनडीपी मार्केट प्राइस निकालना है हमें, तो जीएनपी एमपी में से हम एनएफआईए को माइनस करेंगे और मूल्यह्रास को भी घटा देंगे। तो एनडीपी एमपी बराबर आपका हो जाएगा 6000 माइनस ब्रैकेट्स में आपका है -100 और मूल्यह्रास आपका है 500। तो 500 और 100 को जोड़ लीजिए, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जुड़ेगी आपकी, तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, है ना। और 6000 में से इसको घटा दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय एक समय अवधि जैसे 1 वर्ष की अवधि होती है, अतः यह एक प्रवाह होती है। और राष्ट्रीय पूंजी किसी समय विशेष पर होती है, अतः यह एक स्टॉक होती है। राष्ट्रीय आय में सेवाएं शामिल होती हैं और राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। राष्ट्रीय आय में पूंजीगत तथा उपभोग दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं और राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय पूंजी को प्रभावित करती है और राष्ट्रीय पूंजी राष्ट्रीय आय का कारण होती है। आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती हैं, जबकि एक निश्चित समय में राष्ट्रीय पूंजी स्थिर होती है। प्रश्न चौथा है हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? यह साधन भुगतान से किस प्रकार भिन्न है? तो हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? सरकार द्वारा किया गया भुगतान जिसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, मतलब जो सरकार हमारे लिए भुगतान करती है और हम उन्हें किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं देते हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति हो गई, शादी का खर्च हो गया, शेष विश्व से उपहार हो गया, भूकंप बाढ़ पीड़ित पर किया गया खर्च हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, तो ये सभी आपकी हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आएंगी और यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। अब पूछा गया है कि यह साधन भुगतान से किस प्रकार भिन्न है? तो चालू हस्तांतरण, इसे चालू हस्तांतरण भी कहा जाता है। तो चालू हस्तांतरण साधन आय से इस बात से भिन्न है कि इसके भुगतान हेतु गृहस्थों द्वारा सरकार को कोई सेवा प्रदान नहीं करनी पड़ती है। मतलब सरकार हमें जो ये छात्रवृत्ति वगैरह दे रहा है, स्कॉलरशिप वगैरह दे रहा है, पेंशन दे रहा है, तो इसके बदले में हमें उन्हें कोई सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5 है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। तो सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक ऐसे देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। मतलब एक देश के घरेलू सीमा में जो भी उत्पादित हो रहा है, मतलब जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन सब का टोटल जो होता है, तो उनका जो मौद्रिक मूल्य निकल के आता है वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। दूसरा है यदि विदेशों से साधन आय ऋणात्मक हो तो इसका मूल्य जीएनपी के मूल्य से अधिक होगा, और यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक हो तो इसका मूल्य जीडीपी के मूल्य से अधिक होगा। सकल घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है, इसका संबंध देश की घरेलू सीमा से है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक राष्ट्रीय धारणा है, इसका संबंध देश के सामान्य निवासियों से
है। सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर जीएनपी का मूल्य प्राप्त होता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्यों में से विदेशों से प्राप्त साधन आय घटाने पर हमें जीडीपी का मूल्य प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय आय के महत्व लिखिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक देश की राष्ट्रीय आय उसकी प्रगति का सूचक होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय को अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का दर्पण कहा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय के महत्व को निम्न प्रकार है। तो जो राष्ट्रीय आय है उनके महत्व को हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1 है कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसके द्वारा हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह आर्थिक विकास का सूचक हुआ करता है। दूसरा है जीवन स्तर का सूचक। जीवन स्तर में कितनी वृद्धि हो रही है ना, तो इसका भी राष्ट्रीय आय सूचक हुआ करता है। तीसरा है आर्थिक कल्याण का मापक। चौथा है कर देय क्षमता की माप और पांचवा है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। प्रश्न नंबर 7वां है, राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना की जो समस्या होती है तो वह सबसे बड़ी कठिनाई होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सबसे बड़ी कठिनाई दोहरी गणना की होती है। इसमें एक वस्तु या सेवा को कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है। वास्तव में कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं के संबंध में तो दोहरी गणना की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन का अनुमान लगाते समय गन्ने तथा कपास की मात्रा को उसमें शामिल कर लिया जाए और औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय इनसे बनाई चीनी और कपड़े को भी सम्मिलित कर लिया जाए। यदि ऐसा हो तो राष्ट्रीय आय कई गुना हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए हम गन्ना लेते हैं, ठीक, तो गन्ना क्या है, आपका गन्ना खेतों में उगाया जाता है। तो खेतों में उगाते समय हम कृषि उत्पादन में अगर इसे काउंट कर लिया कि गन्ने की ये फसल हुई और उसका इतना इतना प्राइस रहा है। अब गन्ने को बेच दिया गया, उद्योगों ने खरीद लिया गया चीनी बनाने के लिए, शक्कर बनाने के लिए, ठीक। अब शक्कर बनके तैयार हो गई। अब शक्कर का जो मूल्य होगा वो भी काउंट होता है। मतलब एक बार कैसे काउंट हुआ, गन्ने के रूप में, दूसरी बार कैसे काउंट हुआ, चीनी के रूप में। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोहरी गणना हो जाएगी, ठीक। तो यदि ऐसा हो तो कई गुना हो जाती है। अब इसमें पूछा था कि इसका समाधान कैसे किया जाता है। तो दोहरी गणना ना हो इसके लिए आवश्यक है कि केवल अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य ही लिया जाए, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ना लिया जाए। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का यदि मूल्य लेते हैं तो दोहरी गणना की संभावना अधिक होती है। प्रश्न नंबर 8 है, 100 नियोजितों की मिश्रित आय को स्पष्ट कीजिए। घरेलू साधन आय में 100 नियोजितों की मिश्रित आय एक प्रमुख अंश होती है। अनेक दशाओं में मजदूरी आय तथा गैर मजदूरी आय में विभाजन करना कठिन हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो कमाई कर रहा है तो उसकी जो इनकम है, जो आय है, वो मजदूरी आय है या गैर मजदूरी आय है, इसमें हम अंतर बताना हमारे लिए कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि सकल स्वामित्व की अवस्था में मजदूरी से आय और संपत्ति से आय में विभाजन नहीं हो पाता। एक किसान, छोटा व्यवसायी इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। एक किसान जो अपनी भूमि पर अपने साधनों से परिवार की सहायता से खेती करता है, उसकी कितनी आय श्रम से है, कितनी आय भूमि से है या कितनी आय उसके अपने निजी साधनों से है, यह भेद करना कठिन कार्य है। मतलब एक किसान है तो किसान अपने खेत पर खेती कर रहा है, ठीक। तो अब जो पूरी इनकम हो रही है, टोटल इनकम जो हो रही है, तो हम उसे कैसे विभाजित करें कि इस किसान ने अपनी मेहनत से इतने रुपए कमाए, इसकी भूमि से इतना रुपया आया, है ना। तो यह भेद करना कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार एक छोटा दुकानदार कितनी आय अपने श्रम से तथा कितनी आय अपनी पूंजी से प्राप्त करता है, यह ज्ञात नहीं हो पाता। पेशेवर आय जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया आदि की आय भी इसी श्रेणी में आती है। इस प्रकार से प्राप्त कुल आय को 100 नियोजितों की मिश्रित आय कहते हैं।
प्रश्न नंबर 9 है, आय विधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 3 लिखिए। तो नंबर 1 है हस्तांतरित भुगतान। तो जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां, सरकारी सहायता आदि राष्ट्रीय आय निकालते समय नहीं जोड़े जाने चाहिए। दूसरा है गैर कानूनी आय, जैसे तस्करी, कर चोरी की आय आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। और तीसरा है आकस्मिक आय, जैसे लॉटरी की आय शामिल नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10वां है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय रुपये 3,20,000 करोड़ है तथा चालू वर्ष में कीमत सूचकांक 160 है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय हमें ज्ञात करना है। तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटे चालू वर्ष में कीमत सूचकांक गुणित 100, ये इसका फार्मूला हो जाएगा कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटे चालू वर्ष में कीमत सूचकांक गुणित 100। इसको फिल कर लीजिए। तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कितनी दी हुई है? 3,20,000 दी हुई है। चालू वर्ष में कीमत सूचकांक कितना है? 160 है। तो 3,20,000 बटे 160 गुणित 100। अब 3,20,000 में 160 का भाग दे दीजिए और फिर 100 का गुणा कर दीजिए। तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए।